वेलकम टू इको मंथन। स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डे 3। क्वेश्चन फर्स्ट, सूची जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि और संसाधन सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया था। सेकंड है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। थर्ड है जनसांख्यिकी के जनक कौन है। और चौथा है तीसरी दुनिया शब्द किसने गढ़ा। जनसंख्या वृद्धि और संसाधन सीमाओं का सिद्धांत दिया था थॉमस माल्थस ने। थॉमस माल्थस जिन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या है जिस वृद्धि से बढ़ती है उस वृद्धि से संसाधन नहीं बढ़ते। संसाधन अपने संसाधन सीमा के अंतर्गत ही बढ़ते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है जिस हिसाब से संसाधन नहीं होते हैं। और जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया था वॉरेन थॉमसन ने। जनसांख्यिकी के जनक थे जॉन ग्रॉट। और तीसरी शब्द दुनिया गढ़ा था अल्फ्रेड सॉवी ने। ये 2 मार्च 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इससे रिलेटेड भी और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश खुद से कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जनसंख्या वृद्धि और जो सीमाओं का सिद्धांत है किसने दिया था। थॉमस माल्थस जो जनसांख्यिकी के जनक माने जाते हैं, उन जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया था वॉरेन थॉमसन ने, लेकिन जनसांख्यिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो थॉमस माल्थस ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले इस बात की व्याख्या की थी। सेकंड क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के घाटे का आरोही क्रम। ये 2023-24 में अभी आया हुआ क्वेश्चन है 25-26 का शायद। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। प्राथमिक घाटा, फिर राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। सबसे पहले केंद्रीय बजट में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा चालू खाता घाटा। सबसे पहले करंट अकाउंट आएगा। उसके बाद आएगा प्रभावी राजस्व घाटा। फिर आएगा राजस्व घाटा। फिर आएगा प्राथमिक और राजकोषीय घाटा सबसे लास्ट में आएगा। मतलब कि डी, फिर ई, फिर बी, फिर ए, देन सी। ये है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सही है। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मतलब सभी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये आ जाएगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी आ सकता है। कृषि को बढ़ावा देना, तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था के बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना। बैंकिंग क्षेत्र मतलब ये एक अलग वो हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा। तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास सार्वजनिक होगा। आर्थिक विकास अगर होगा तो वो सार्वजनिक। कृषि भी एक पर्टिकुलर कहीं एक ही जगह पे होगी। कृषि विकास को बढ़ावा देना, लेकिन किसी क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ये भी आ सकता है। ए बी सी सही लग रहा है। तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये आर्थिक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ए बी सी डी लग रहा है, पर इसका आंसर शायद ए बी सी इसका आंसर है। इसका आंसर जो यूजीसी के अकॉर्डिंग ए बी सी इसका आंसर था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया। इसका आंसर जब रिलीज़ हुआ तो ए बी सी इसका आंसर दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति को ठीक करने के लिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति उपाय है। विस्तारवादी और अपस्फीति मतलब कि डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होता तो जो होता है, क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है तो जो महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन होता है कि महंगाई कम हो गई, मांग कम हो गई, लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि जो केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और जनता से प्रतिभूति खरीदेगा, ताकि उसके पास जो जनता है उसके पास सप्लाई पहुँच सके, काहे कि मनी सप्लाई पहुँच सके, मतलब पैसे की उनके पास ज़्यादा हो सके। प्रतिभूतियाँ खरीद लेगा तो पैसे इन लोगों के पास जाएंगे। अगर प्रतिभूतियाँ बेच देता तो उनके पास से पैसे आ जाते हैं, है ना।
अगर इन्फ्लेशन होता तो प्रतिभूति ये बेच देता इन्फ्लेशन के समय, लेकिन डिफ्लेशन है इसलिए प्रतिभूति खरीदता है, ना कि बेचता है। इन्फ्लेशन के समय बेच देता है। केंद्रीय बैंक दर में वृद्धि करता है। बैंक दर में वृद्धि होगी तो फिर लोग कैसे लोन लेंगे और कैसे अपना डिमांड बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक नगद आरक्षित अनुपात बढ़ा देता है। बढ़ा देगा तो फिर बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, फिर तरलता में नहीं आएगा पैसा, तो फिर कैसे लोगों के पास वहाँ पे विस्तारवादी मौद्रिक नीति तो कैसे होगी, उसमें कैसे ठीक करेंगे आप स्थिति को। केंद्रीय बैंक नगद आरक्षित कम कर देता है। हाँ, कम करेगा। जो CRR है उसको कम कर दिया जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो को कम करेंगे तो ही लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। अगर बैंक अपने पास पैसे अगर 4% रख रही है, अब 6% रखने लगेगी, जो 2% का गैप है वो 2% अगर बैंक के पास रहेगा तो वो तरलता में नहीं आएगा, पैसे लोगों के पास पहुँचेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे कमी होगी पैसे की। लेकिन बैंक अगर 4% रख रहा है तो जो पैसे हैं वो ज़्यादातर मार्केट में जाएंगे। केंद्रीय बैंक दर कम कर देता है। केंद्रीय बैंक जब बैंक दर कम करेगा तो लोग लोन लेंगे और उसकी वजह से मांग बढ़ेगी, उसकी वजह से बेरोजगारी कम होगी। मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी तो फिर चीज़ों की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए रोज़गार चाहिए होगा, श्रमिक चाहिए होंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। तो केंद्रीय बैंक दर कम कर देता है और जो CRR है उसको कम रखा जाता है और सरकारी प्रतिभूतियाँ बैंक खरीद लेता है। वाणिज्यिक बैंकों से और जनता से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद ली जाती ताकि उनको जो प्रतिभूतियाँ हैं वो बैंक को मिल जाए और जो पैसे हैं वो जनता को मिल जाए, जिससे कि जो अपस्फीति उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन होता तो प्रतिभूतियाँ क्या करता, खरीदने की जगह बेच देता। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल की मुख्य विशेषताएं हैं। वे छूट पर जारी किए जाते हैं और बराबर परिपक्वता पर चुकाए जाते हैं। सेकंड, उनके छोटे कार्यकाल के कारण उनके पास कम तरलता है। वे कोई डिफ़ॉल्ट जोखिम नहीं है। प्रस्ताव और सुनिश्चित उपज। उनकी लेन देन लागत अधिक है। लेन देन लागत तो अधिक होती ही नहीं है। ट्रेजरी बिल की लेन देन लागत अधिक नहीं होती है, कम होती है। ट्रेजरी बिल की जो लेन देन लागत है वो कम होती है। प्रस्ताव और सुनिश्चित उपज ये सही है। वे कोई डिफ़ॉल्ट जोखिम नहीं है, इसमें कोई जोखिम नहीं होता, ये सही है। उनके छोटे कार्यकाल के कारण उनके पास कम तरलता है, गलत। कम तरलता नहीं है, अधिक तरलता है। तरलता अधिक होती है ट्रेजरी बिल की। वे छूट पर जारी किए जाते हैं और बराबर परिपक्वता से चुकाए जाते हैं। बराबर परिपक्वता से चुराए जाते हैं और इनमें कोई डिफ़ॉल्ट जोखिम नहीं होता। प्रस्ताव सुनिश्चित उपज होती है। जो लेन देन लागत है वो अधिक नहीं होती है, वो कम होती है। और जो तरलता है वो अधिक होती है, मतलब लागत कम होती है और उसकी तरलता अधिक होती है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है UGC नेट के, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आज Day 3 था। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और भी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।